पृथ्वी का इतिहास बताता है कि वह आज की तुलना में अक्सर कहीं अधिक गर्म रही है। कभी कभी तो इतनी गर्म कि ध्रुवों पर बर्फ तक नहीं थी। समुद्र का स्तर कहीं ऊंचा था और जीवन से भरपूर पारिस्थितिक तंत्र फल फूल रहे थे। स्तनधारी, जिसमें हमारा स्वयं का वंश भी शामिल है, गर्म जलवायु वाले संसारों में विकसित हुए और जैव विविधता के चरम अक्सर अधिक तापमान और ऊंचे CO2 स्तरों के साथ जुड़े रहे। जीवन ने इन हॉट हाउस अवधियों में केवल अस्तित्व ही नहीं बनाए रखा, बल्कि खूब फलता फूलता रहा। इसके विपरीत पिछले 3.4 करोड़ वर्षों से जिस आइस हाउस अवस्था में स्तनधारी रह रहे हैं, वह अपवाद है, नियम नहीं। सीनोजॉइक युग पिछले 6.6 करोड़ वर्ष, जिसे स्तनधारियों का युग कहा जाता है, डायनासोरों के अंत के बाद शुरू हुआ। हमें जो दुनिया विरासत में मिली वह एक ग्रीन हाउस स्वर्ग थी। वैश्विक औसत तापमान आज से कई डिग्री अधिक था। अंटार्कटिका तक में घने जंगल थे। ध्रुवों के पास मगरमच्छ फलते फूलते थे और स्थायी ध्रुवीय हिमटोपी मौजूद नहीं थी। वायुमंडलीय CO2 स्तर ऊंचे थे, अक्सर 1000 ppm या उससे अधिक। महासागर गर्म थे और स्तनधारियों ने नए नए पारिस्थितिक निचों में फैलते हुए जैव विविधता का विस्फोट कर दिया। लेकिन अगले करोड़ों वर्षों में पृथ्वी ने अपने इतिहास की सबसे गहरी और दीर्घकालिक ठंडक में से एक का अनुभव किया। इस परिवर्तन को क्रिस्टोफर स्कॉटीज की पेलियोमैप प्रोजेक्ट की पुनर्निर्माणों से समझाया जा सकता है, विशेषकर उनकी 2021 की अर्थ साइंस रिव्यूज में प्रकाशित समेकित कृति फेनेरोजोइक पेलियो टेम्परेचर्स, द अर्थ्स चेंजिंग क्लाइमेट ड्यूरिंग द लास्ट 540 मिलियन ईयर्स से। उनके विवरण अत्यंत प्रभावशाली हैं और उनके मानचित्र व ताप वक्र फेनेरोजोइक पिछले 54 करोड़ वर्षों के जटिल जीवन के भूले बिसरे सबक सामने लाते हैं। स्कॉटीज के वैश्विक तापमान वक्र प्रारंभिक पैलियोजोइक, मेसोजोइक और प्रारंभिक सीनोजोइक के दौरान गर्मी के क्लासिक डबल हम्प शिखर दिखाते हैं। भूमि खंडों के एकत्रीकरण में बदलावों से ठंड की गहरी घाटियां बनी, जो वर्तमान लेट सीनोजोइक हिमयुग के आगमन का संकेत देती हैं। आखिर इस लगातार ठंडक को किसने आगे बढ़ाया? स्कॉटीज और पूरा जलवायु अनुसंधान कई कारकों की ओर इशारा करते हैं, लेकिन दीर्घकालिक रूप से CO2 में तेज गिरावट एक प्रमुख कारण रही। योसीन के दौरान ऊंचे स्तरों से CO2 नाटकीय रूप से घटा। हिमालय / तिब्बती पठार के उत्थान से सिलिकेट अपक्षय वेदरिंग तेज हुआ। नई चट्टानें वर्षा के संपर्क में आईं और रासायनिक विघटन बढ़ा। इससे जैविक कार्बन के दफन में वृद्धि हुई। साथ ही प्लेट विवर्तनिकी में बदलावों के कारण ज्वालामुखीय गैस उत्सर्जन आउटगासिंग भी कुछ क्षेत्रों में कम होता गया। लेट सीनोजॉइक तक CO2 500 ppm से नीचे आ चुका था। यह गहरे समय डीप टाइम का दृष्टिकोण आधुनिक कथाओं को चुनौती देता है, जो कुछ डिग्री की गर्मी को अभूतपूर्व तबाही के रूप में प्रस्तुत करती हैं। ऐसा नहीं है। स्कॉटीज के ढांचे के अनुसार आज की जलवायु पृथ्वी के दीर्घकालिक आधार रेखा की तुलना में अब भी ठंडी है। सीनोजॉइक की ठंडक जीवन के लिए कोई आपदा नहीं थी। यह विवर्तनिकी और भू रसायन से प्रेरित एक धीमा प्राकृतिक परिवर्तन था। पारिस्थितिक तंत्रों ने अनुकूलन किया, प्रजातियां स्थानांतरित हुईं या विकसित हुईं और ग्रह आगे बढ़ता रहा। महत्वपूर्ण महासागरीय मार्गों के खुलने से महासागरीय परिसंचरण बदल गया। तस्मान गेटवे और ड्रेक पैसेज चौड़े हुए, जिससे अंटार्कटिक सरकम्पोलर करंट ने अंटार्कटिका को घेर लिया और उसे ऊष्मीय रूप से अलग थलग कर दिया। गर्म जलधाराओं को रोकते हुए बर्फ के जमाव को बढ़ावा मिला। इसी बीच गर्म अटलांटिक और आर्कटिक के बीच घटते संपर्कों ने ठंडक को और मजबूत किया। लगभग 3.4 करोड़ वर्ष पहले योसीन ओलिगोसीन संक्रमण निर्णायक मोड़ था। CO2 में तीव्र गिरावट 600 से 700 ppm तक कक्षीय विसंगतियों से बढ़कर तेज अंटार्कटिक हिमनदन को जन्म देती है। ऑक्सीजन समस्थानिक अभिलेख डेल्टा 18O में 1.5 से 2 डिग्री का अचानक बदलाव दिखता है, जो गहरे महासागरों के ठंडे होने और विशाल हिमचादरों के विकास को दर्शाता है। यही वह कदम था जिसने पृथ्वी को ग्रीन हाउस से आइस हाउस में बदल दिया और हमारे चल रहे लेट सीनोजॉइक हिमयुग की शुरुआत हुई।
मानव प्रेरित जलवायु परिवर्तनों पर विचार करते समय इतिहास हमें गर्मी, सहनशीलता और नाटकीय उतार चढ़ावों की पृथ्वी की लंबी स्मृति याद दिलाता है। असली विसंगति थोड़ी सी अतिरिक्त गर्मी नहीं, बल्कि वह ठंडा कैद खाना है जिसे हमने पिछले कुछ करोड़ वर्षों से सामान्य मान लिया है।